नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात बिहार चुनाव की करेंगे, जो सुबह से हम कर भी रहे हैं। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि हार-जीत हमने देखा कौन आगे है, क्यों आगे है, लेकिन एक बृहद पोस्टमार्टम, उसकी एक ऑटोप्सी, उसके भीतर जाना, वो एक ज़रूरत थी कि आखिर ये जो अप्रत्याशित नतीजे हैं, ये आए क्यों? और इसलिए योगेंद्र यादव जी को मैंने आमंत्रण दिया और मैं आभारी हूँ कि वो मसरूफ़ियत के बीच उन्होंने वक़्त निकाला। मैं योगेन जी, पहला सवाल ये है कि आप तो बिहार में भी थे और ये नहीं कि आप 2025 में पहली बार बिहार गए। बिहार आप कई बरसों से जा रहे हैं, कई चुनाव आपने अपने आंखों के करीब से देखे। ये चुनाव और ये जो नतीजा है, जहां बीजेपी एकदम से बूम करती है और एक अप्रत्याशित नतीजे हमारे सामने आते हैं जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। क्या ये नतीजे और खासकर ये जो उछाल है एक तरह से, ये आपको चौंकाता है? सीटों का उछाल बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। अब जो आंकड़े आंख के सामने हैं 200 पार। ये तो मेरी समझ के पार है। ये चौंकाने वाला ही नहीं है। ऐसा है जिसका मैं आपको कोई तार्किक कारण नहीं बता सकता। मुझे जो एक चुनाव याद आता है वो 2010 का है। आपको याद होगा 2010 में भी बिहार में चुनाव जी। हुआ था, जहां नीतीश कुमार और बीजेपी को इसी तरह से अप्रत्याशित रूप 25 से सीटें 200 पार गए थे। 206 200 पार आए थे। लोगों ने उसे अप्रत्याशित कहा था। उस चुनाव में मैं घूमा था, मैंने लिखा था उस चुनाव के बारे में। और मुझे याद है दीपक भाई, जिस गांव में जाते थे लोग सड़क दिखाते थे, कहते थे बाबू पिछले 5 साल में वो हुआ है जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ था, क्या बात कर रहे हो तुम। जो लोग वोट नहीं भी देना चाह रहे थे, यादव परिवार में आप जाएं, मुस्लिम परिवार में जाएं, वो कहते थे देखो वोट तो नहीं जाएगा, वोट हमारा पक्का है दूसरी तरफ, लेकिन भाई काम किया, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो उस तरह की स्थिति होती है, तब आपको 200 सीट आती है 243 में से। क्या इस बार वैसी स्थिति थी? मैं इस बार भी घूमा और कोशिश करता हूं कि अपनी पक्षधरता को साइड में रख के आंखें खोल के देखूं। और इसी आधार पे मैं कह रहा था कि मेरी पक्षधरता भले ही महागठबंधन के पक्ष में हो, लेकिन मेरा अपना समझ थी कि एनडीए आगे है। लेकिन क्या वो स्थिति दिख रही थी जहां वोट न देने वाले भी कहें कि भाई काम तो इन्होंने अच्छा किया है? वो तो मैंने नहीं देखा। क्या वो स्थिति थी जहां बच्चा बच्चा सड़क पे आपको बताए कि नहीं 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 साहब इस बार तो ये तो दोबारा आएंगे? ये स्थिति तो मैंने नहीं देखी। तो मुझे इस चुनाव को उस सूची में जोड़ना पड़ रहा है। मैंने अब तक कोई 100 चुनावों का विश्लेषण किया होगा, 100 से ज्यादा शायद। लेकिन 4-5 चुनाव हैं जो मुझे बिल्कुल आज तक समझ नहीं आते। एक है 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव, जी। दूसरा हरियाणा 2024, तीसरा महाराष्ट्र 2024 और चौथा बिहार का। ये नहीं कि कौन जीता है समझ नहीं आता। महाराष्ट्र में भी मैंने कहा था कि देखिए, विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के बाद जितनी कोताही और निकम्मापन बरता, उसके बाद वो चुनाव हार जाए बहुत हैरानी की बात नहीं है, लेकिन जिस मार्जिन से हारे वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो ये चुनाव कहीं उसी श्रेणी में लगता है कि इसका मार्जिन विक्ट्री का मुझे समझ नहीं आया। मेरी समझ में तो किसी बीजेपी वाले ने भी दावा भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। और मेरी जानकारी में कोई पॉलिटिकल विश्लेषक, कोई जमीन पे घूमने वाला व्यक्ति ये कह नहीं रहा था कि इस तरह का माहौल जमीन पर है। इसलिए मैं हैरान हूं और मेरे जी। पास इसकी पूरी समझ नहीं। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुन रहा था। कांग्रेस का कहना है साफ तौर पे कि इसमें ऐसा लगता है, ऐसी आशंका जताई है कि ये रिग किया गया, उसमें कुछ गड़बड़ हो, मैनिपुलेशन हो। हम बात ईवीएम की, मशीनों की, इसकी नहीं कर रहे। कहीं मैनिपुलेशन लगता है कि इतनी सारी सीटें जिसको बीजेपी की भी उम्मीद नहीं थी, बीजेपी के जो इनसाइडर थे उनको भी लगता था कि ये चुनाव इतना आसान नहीं होगा, एज भले ही है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें हमें मैनिपुलेशन लगता है। आपका क्या कहना है? आप तो एक्सपर्ट हैं साहब इलेक्शन। मैं समझता हूं उनके मन में इस तरह का संदेह क्यों आता है, जब देश का गृह मंत्री बीजेपी की तरफ से दावा करते हुए 160 का आंकड़ा बोलता है और वास्तव में जी। 200 आते हैं, तो जाहिर है कांग्रेस वाले ऐसी चीज पे हैरान होंगे और वो इसके बारे में इस तरह की बात कह सकते हैं। मेरी ऐसी उम्मीद होगी कि ये सवाल पूछने का उनको बिल्कुल हक है, और जिस तरह से चुनाव आयोग का व्यवहार रहा है वो देखते हुए तो किसी भी तरह का आरोप कोई व्यक्ति लगा सकता है। लेकिन मेरी साथ में ऑपोजिशन से ये भी एक गुजारिश होगी
और एक सलाह होगी कि जहां एक उंगली आप उठा रहे हैं उस पे ये 3 उंगली आपकी तरफ आ रही है, इस पे भी जरा ध्यान कीजिए। ये जो अपोजिशन को कुछ अपने गिरेबान में भी झांकना होगा, दोनों बातें साथ करनी होगी। ऐसा क्यों था कि बिहार का जो गरीब गुरबा का गठबंधन बना था 90 के दशक में सामाजिक न्याय का, वो केवल मुस्लिम और यादव का गठजोड़ बन के क्यों रह गया? ऐसा क्यों था कि सन 2000 2005 में जो जंगल राज का मुहावरा बना और जो आरोप लगा, वो 20 साल के बाद भी क्यों टिक रहा है? ऐसा क्यों है कि बिहार में जितनी बदहाली है, जितनी बेरोजगारी है, जितना पलायन है, उस मुद्दे पर विपक्ष कोई क्रेडिबल विकल्प देते हुए जमीन पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इन बातों पर भी सोचना होगा। तो मेरा यही एक मेरी उम्मीद होगी, मेरी सलाह होगी कि वो सवाल पूछते हुए इन दूसरे सवालों पे वो सोचने से इनकार ना कर दें। मेरी उम्मीद रहेगी कि वो इन सवालों पर भी विचार करेंगे। जी। क्या आपको लगता है कि जो ये एसआईआर की एक्सरसाइज़ हुई, क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि इस बार तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव होने से पहले ही चुनाव लॉक हो चुका है। चुनाव होने से पहले ही लकीरें खींच दी गई है। क्या इलेक्शन कमीशन एक अंपायर की जगह आपको प्लेयर की भूमिका में दिखता है? क्या इलेक्शन कमीशन आपको पक्षपात करता हुआ दिखता है? और ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज़ थी, जिस तरह से 65 लाख से ज़्यादा वोट काटे गए, क्या ये कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर है इस पूरे खेल में? देखिए, इलेक्शन कमीशन अंपायर की बजाय प्लेयर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अपनी भाव भंगिमा, बोलने का तरीका, चिट्ठी लिखने का तरीका, विपक्षी नेता के बारे में जो बात करते हैं और जिस जिस तरह के ऑर्डर देते हैं, जिन चीजों पे चुप्पी बना के रखते हैं, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग बिल्कुल एक तरफा काम कर रहा है। लेकिन क्या एसआईआर ने बिहार के चुनाव के समीकरण को पूरी तरह से पलट दिया? मुझे लगता है इस निष्कर्ष पे मैं अभी नहीं पहुंचूंगा, और कारण ये है कि जो शुरू में इरादा था चुनाव आयोग का, वो कम से कम 1.5-2 करोड़ वोट काटने का था। और मैं इस आधार पे बोल रहा हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्षी दलों के साथ मीटिंग शुरू होते ही 5 दिन में बोल दिया था कि देखिए, बिहार में 20% फर्जी वोटर है, इतने तो हम काटेंगे। जिसका मतलब है 1.5-2 करोड़ वोट काटने की तैयारी करके इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर शुरू किया था। वो हो नहीं पाया। 65 लाख पहले राउंड में कटे, दूसरे राउंड में 1 करोड़ से ज्यादा काटने थे, तो दूसरे राउंड में काटने के बजाय उसकी कमी पूर्ति करनी पड़ी, उसको घटाना पड़ा। तो चुनाव आयोग का और बीजेपी का जो भी खेल था, वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। अंत में कुल मिला के 44 लाख वोट कटे, और मैं मानता हूं कि उस 44 लाख में से हो सकता है 30 लाख सचमुच ऐसे वोट कटे जो कटने चाहिए भी थे। तो ये इसका जो प्रमाण लेकिन जो है, जो वोट जोड़े भी टोटल गए, परिणाम, 21 लाख वोट जोड़े हाँ, भी गए, 21 लाख भी काटे नहीं, भी, दरअसल जोड़े भी। 25 लाख के करीब जोड़े गए अंततः। जी, आखिरी में भी इसको 3.5 लाख वोट जोड़े गए, जिसका अभी तक किसी जी। को आइडिया नहीं है कहां से जोड़े गए। तो 25 लाख वोट जोड़े भी गए हैं। तो इस सब से असर हुआ होगा, लेकिन क्या केवल इतने भर से हम इतने बड़े परिणाम को एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्योंकि ये जो 21 लाख वोट हैं, ये बिहार के संदर्भ में 2-2.5% के करीब होते हैं, है ना? जी, तो थोड़ा और इस पे अध्ययन करना पड़ेगा। अभी से मैं इस चलिए, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकता कि केवल एसआईआर के चलते सारा खेल हो गया, ठीक। क्योंकि अब एसआईआर का खेल खेल नहीं पाए पूरी तरह से। जो डिजाइन था, जो षड्यंत्र था, वो पूरा हो नहीं पाया। आप कह रहे हैं कि अभी आप और स्टडी करेंगे और उसके बाद जी। फिर हमारी बातचीत होगी उस विषय पे। मगर एक बंगाल में इसके ऊपर सतर्क रहना होगा, क्योंकि बंगाल में जिस तरह का खेल शुरू हो चुका है, मुझे पहली बात शुरू से डर था कि एसआईआर का सारा खेल बंगाल को माइंड में रख के इम्पैक्ट है। डिजाइन किया गया है। जी। ठीक। एक और ठीक है, जब आप इस पे स्टडी पूरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट इसको करेंगे, तो मैं ज़रूर आपसे बातचीत करूँगा। अ, ये जो 10,000 रुपए महिलाओं के हाथ पे रखा और लाखों लाख की संख्या में, ये 10,000 रुपए जो इलेक्शन के ठीक पहले, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने आपत्ति नहीं की, हो सकता है टीएन सेशन होते, तो इस स्कीम को एग्ज़ीक्यूट करने ना देते। ये जो 10,000 रुपए उन महिलाओं के हाथ पे रखा गया जो ऑलरेडी नीतीश के साथ आइडेंटिफाई वोट था। यानी कहीं न कहीं आप आधी आबादी को, महिलाओं को कंसोलिडेट कर रहे थे। 10,000 की जो रिश्वत है, इसका क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है, रिश्वत है। इसलिए क्योंकि बिहार इससे पहले बाकी जिन राज्यों में जो किया गया था, ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी, उसके बाद
महाराष्ट्र और झारखंड वगैरह में इस्तेमाल किया गया था। इन सब राज्यों ने कम से कम बहाना ये बनाया था कई महीने पहले, चुनाव से कई महीने पहले इसे एक योजना के रूप में प्रस्तुत किया था। प्रति माह ऐसा हुआ करेगा और आप ये पहली 3 किस्त आप ले लीजिए, 2 किस्त ले लीजिए इत्यादि। बिहार में तो ऐसा कोई ड्रामा भी नहीं है, ऐसा कोई बहाना भी नहीं है। चुनाव से ठीक पहले एक मुश्त 10,000 रुपया पकड़ा देना, कोई योजना नहीं, आगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं, और उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के दौरान बांटना, मतलब ये बिल्कुल अकल्पनीय चीजें हैं। टीएन शेषन छोड़िए, मैं आपको बताता हूं, अगर किसी विपक्षी दल ने ये एक्सेप्टेबल काम नहीं है। 2 साल पहले किया होता तो यही चुनाव आयोग इसको बंद कर देता और कहता कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भावना के विरुद्ध है, इसके लेटर के विरुद्ध ना हो, इसकी स्पिरिट के विरुद्ध है। तो बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह की चीजें शुरू हो गई तो फिर क्या बचेगा? आप सरकारी तिजोरी में हाथ डालिए, आज का नहीं है तो अगले 5 साल का पैसा निकाल लीजिए और खुले हाथ से बांटिए सरकारी तिजोरी का पैसा अपना चुनाव जीतने के लिए। ये जी। कहां लेके जाएगा? तो मगर इसमें देखिए, ये बात मत भूलिए कि महिलाओं का वोट लेने का ये पहला प्रयास नहीं है। पिछले 3 चुनाव से नीतीश जी की सरकार सिस्टेमेटिकली महिलाओं के वोट को कल्टीवेट कर रही है और विपक्ष सिस्टेमेटिकली इस सवाल के ऊपर आंख मूंद के बैठा हुआ है। पहले उन्होंने लड़कियों को साइकिल देने वाला किया, फिर उसके बाद शराबबंदी का किया। तो महिलाओं का वोट बैंक के रूप में एमर्ज करना लोकतंत्र के लिए शुभ घटना है, लेकिन उसे जिस तरीके से इस बार इस्तेमाल किया गया है ये बहुत अशोभनीय ही नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए इतना खराब एग्जाम्पल है कि ये तो चुनाव की जो बची खुची क्रेडिबिलिटी है उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। आज आप महिलाओं को कोई दे रहा है, कल को कोई दूसरे काम के लिए करेगा। ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वोट पैसा बांटने का तरीका शुरू हो गया है। तो इससे असर हुआ है और ये एक कारकों में से है, इसमें कोई संदेह नहीं। योगेंद्र जी, जिस तरह के नतीजे आए, ऐसा कभी-कभी मुझे लगता है, आज दोपहर में भी मैं सोच रहा था कि जैसे अमित शाह का कोई ड्रीम पूरी हो रही है। जैसे एक विश लिस्ट होता है कि हमसे कोई भगवान कहे कि भाई आपको दीपक जी किस तरह का नतीजा चाहिए, ये लीजिए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बना लीजिए। आप देखें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बन जाती है, यानी राज्यपाल की चिट्ठी सबसे पहले बीजेपी को मिलेगी। सेकंड पार्टी जेडीयू बनती है, यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री को लेकर भी एक बीजेपी का अपर हैंड है। हम देखते हैं कि चिराग पासवान जो भी अमित शाह के साथ खड़े हैं, सबकी लॉटरी लग रही है। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट देखिए, 29 सीट थी, एक सीट पे पर्चा खारिज हुआ, 28 सीट बची। अब 28 सीट पे 22-23 सीट जीत रहे। उधर एमआईएम, वो भी बी टीम कही जाती है, ओवैसी साहब को अमित शाह की बी टीम है। एमआईएम के उम्मीदवारों को खदेड़ा है मुस्लिम्स ने, इस तरह की वीडियो है। वो साहब 4 सीट जीत रहे हैं, 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। इसी तरह से आप मांझी को देखिए, यानी अमित शाह के साथ जो भी खड़ा है वो कहीं ना कहीं उसकी लॉटरी लग रही है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसको इतना कट टू साइज किया गया है कि अगर नीतीश कुमार चाह भी जाएं तो दरवाजा बंद कर दिया। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर निर्भर है। जिस तरह से वो पहले करते थे, उनको किंग मेकर कहते थे कि जब मन किया नीतीश जी का, लालू के साथ चले गए, क्योंकि लालू जी के पास भी 40-50 सीट तो रहती थी। जब मन किया लालू के साथ, जब मन किया मोदी के साथ। अब नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते। तो विपक्ष को आपने इतना कट टू साइज किया कि नीतीश उधर नहीं जा सकते। बाकी जो आपके साथी हैं उनको आपने लॉटरी लगा दी। आपने ओवैसी को एक इतना बड़ा फैक्टर बना दिया कि आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया लालू के मुस्लिम वोट पर। क्या आपको लगता है कि इस तरह का टेलर मेड, कस्टम मेड, हमने तो रिजल्ट कभी देखा नहीं योगेंद्र जी। सारी अर्थशास्त्री मर्जियां एडम पूरी हो रही है, स्मिथ ने सारी मर्जी पूरी हो रही है। या तो टेलर मेड है, कस्टम मेड है, या अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। उन्होंने जी। कहा, इसे इनविजिबल हैंड की थ्योरी का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कैपिटलिज्म में कुछ चीजें ऐसे अरेंज की जाती है मानो किसी इनविजिबल हैंड ने उनको सजाया अदृश्य हो। हाथ हो कोई। एक अदृश्य हाथ होता है। तो आप इसे बेहतर तरीके से कहना चाहें तो हाँ, कुछ अदृश्य हाथ वाली बात है। लेकिन दिक्कत क्योंकि यही है दीपक जी कि इतने सेंसिटिव मामले हैं कि इसमें बिना प्रमाण के एक हद से ज्यादा बोलना मैं उचित नहीं नहीं, मैं समझ रहा समझता। हूं। तो इसलिए देखिए, मैं प्रश्न उठा के छोड़ आपकी देता हूं और पूछता हूं क्या करें। जी। योगेंद्र जी, आपकी एक साख रही है, भाषा का आप संयम रखते हैं, मर्यादा रखते हैं।
इशारा आपने अमित शाह की तरफ कर दिया है, लेकिन आप नाम कभी नहीं लेंगे, मुझे पता है, जब तक प्रमाण नहीं आपके पास होगा, लेकिन इशारा कर दिया, मैं समझ गया। एक और सवाल है जो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई जवाब देगा नहीं। हरियाणा जीती हुई बाजी कांग्रेस की थी, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हमने देखा कि बाजी ही पलट गई। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र में, 5 महीने पहले लोकसभा में बुरी हार बीजेपी की, लोग कह रहे थे बीजेपी हरियाणा में तो हार गई, महाराष्ट्र में नहीं बचेगी साहब, और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड रिकॉर्ड विन बीजेपी के लिए कि अजीत पवार और शिंदे की जो उपयोगिता है वही खत्म कर दी, और वही चीज दिल्ली में हुई, और उसके बाद हम बिहार देख रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, आगे बंगाल या असम, ये हो क्या रहा है? एक लैंडस्लाइड विक्ट्री इन एवरी इलेक्शन, एवरी इलेक्शन। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे अगर यही हाल रहा कि हर चुनाव में एक रिकॉर्ड जीत अमित शाह के हाथ लग रही, तो क्या इलेक्शन पूरी तरह से इसके मतलब कोई नहीं रह जाएंगे आने वाले समय में? और देखिए, यही अपोजिशन को क्या बहुत करना चाहिए? बारीक और संवेदनशील सवाल इस वक्त है जो कि ऑपोजिशन के सामने है, और बहुत ही क्रूएल किस्म का है, बहुत ही क्रूर सवाल है। आपको एक मैच खेलने के लिए आप जा रहे हैं, आपको पता है कि मैच की पिच तैयार की जा रही है ताकि आप हारें, और आपको पता है कि अंपायर जो है वो ऑलरेडी मन बना के आपको हराने की नीयत से उतर रहा है। अब आपके सामने प्रश्न है कि आप चुनाव, अगर आप वो मैच नहीं खेलेंगे तो लोग कहेंगे देखा, हिम्मत नहीं थी, हारना था इसलिए डर के मारे भाग गया। और आप खेलेंगे तो लोग कहेंगे देखा, बुरी तरह से हारा ना। अब आप वो मैच खेलें या ना खेलें, हमारा देश उस एक संकट में है। इसे टेक्निकली पॉलिटिकल साइंस में लोग कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। वो व्यवस्था जहां वैसे तो अधिनायकवादी है, डिक्टेटरशिप है एक तरह की, अधिनायक मतलब अथॉरिटेरियन है, लेकिन जहां कंपटीशन का एक एलिमेंट बचा है, जहां रूलिंग पार्टी के चुनाव हारने की संभावना अभी शून्य नहीं हुई, हार भी सकती है। ऐसे में आप क्या करें? आप कंपटीशन में आए ना आए, ये एक क्रूर दुविधा रहती है। देखिए, आज की स्थिति में बंगाल के बाद अगर आप असम, स्टालिन को ये कहें तमिलनाडु में तमिलनाडु कि जी। ना ना देखिए ये सब हो रहा है, आप चुनाव मत लड़िए, चुनाव, स्टालिन कहेंगे ना यार छोड़ दो मेरे को, मैं तो जीतूंगा। स्टालिन की तो उम्मीद बची हुई है। केरला में यूडीएफ एलडीएफ से आप कहें, वो कहेंगे यार जो कुछ भी है होना तो हमारे बीच में है ना, इसको छोड़ दो। तो मैं समझता हूं जो इस आने वाले राउंड पर तो विपक्ष कोई फैसला मेरे ख्याल से नहीं ले सकता, लेकिन इस आने वाले राउंड के बाद और खास तौर पे बंगाल में क्या होता है, मेरी उम्मीद है आने वाले कुछ महीनों में बंगाल पे हमारी 2-3 बार चर्चा जरूर होगी, जी क्योंकि सारा दारोमदार बंगाल पे है। अगर बंगाल में ये साबित होता है कि भैया जो कुछ भी कर लो जीतेगी तो बीजेपी ही, और अब इस चुनाव का एक ही मतलब है कि आप सब मैच में आओ और अंत में हार के बाहर निकलो, जो कुछ भी होगा जीतेगी, जीत तो पहले से तय है। तो फिर विपक्ष को बैठ के तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है और कैसे करना है। आज की तारीख में केवल बिहार के चुनाव के परिणाम के आधार पर या जो पिछले 1 साल के आपने सब गिनाए उसके आधार पर एक अंतिम निर्णय लेना विपक्ष के लिए संभव नहीं है। लेकिन जी विपक्ष सवाल उठा रहा है, गंभीर सवाल है, और एक ऐसा सवाल है, कल को आपको भी मैं विपक्ष का नेता बना दूं तो आपको भी बहुत दुविधा होगी सोचने में कि मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं, जी इस मैच को खेलूं कि ना खेलूं। ना खेलूं तो कहेंगे भाग गया, खेलूंगा तो कहेंगे देखा हार गया। तो क्या करूं मैं ऐसी स्थिति में, ये एक दुविधा आ रही है। और ये दुविधा केवल विपक्ष की नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की दुविधा है। हम धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, जी और उस स्थिति पे ना पहुंचे, यही एक इच्छा रहती है, यही एक तरह के मन में होता है कि भैया वो ना हो जाए, क्योंकि वहां से वापस आना बहुत कठिन होता है, वहां फिसलना गिरना आसान है, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। 2 और सवाल हैं और थोड़े सेंसिटिव सवाल हैं, और मुझे लगता है कि आप जरूर जरूर जवाब देंगे। एक मैं देख रहा हूं इधर, चाहे बिहार में कुछ नेताओं ने कहा, बल्कि एक पर तो मुकदमा भी हो गया, सुनील सिंह एमएलसी आरजेडी के, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप जबरदस्ती चुनाव को हाईजैक करेंगे मिस्टर शाह, तो जेनजी सड़कों पर आ जाएगा। और राहुल गांधी ने कहा कि अब मतलब जो वतन है वो जेनजी के हवाले, युवाओं के हवाले, अब आप ही आगे आइए, संविधान को बचाइए। यानी सारे काम करके देख लिए, सारे फॉर्मूले आजमा लिए। अब ये एक आवाज आ रही है कि भाई जो श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, अब हिंदुस्तान में जेनजी ही कुछ कर सकता है, युवा ही कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 28-29 साल के बच्चे ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य तो इन्हीं का है। क्या
ये जो जेनजी वाला रास्ता है, ये बिहार से जो बातें शुरू हुई हैं, ये कितना गंभीर है? इस पर हमें आगे बढ़ना ये चाहिए बात या होनी शुरू हुई है, ये अपने आप में गंभीर है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय भी है। चिंता ये नहीं कि ये लोग बात ऐसी क्यों कर रहे हैं, बल्कि इस तरह की चीजों पे चर्चा भारत में शुरू हो, ये अपने आप में भारतीय क्योंकि लोकतंत्र एक की ट्रेलर, विशिष्टता माफ को कीजिए, खत्म एक ट्रेलर करती है। लद्दाख में हमने देखा, लद्दाख में इसका ट्रेलर हम जी देख चुके हैं, जहां जी जी सोनम वांगचुक अभी भी जेल में, वहां जी। के नेता। तो देखिए, एक गहरे अर्थ में तो इसका उत्तर बड़ा साधारण है, और मैंने शायद अपनी आपसे कभी बातचीत में कहा होगा कि देखिए, अंततः रिपब्लिक को पब्लिक ही बचाती है। रिपब्लिक को कभी न्यायपालिका नहीं बचाती, कभी कोई पुलिस प्रशासन संस्थाएं अंततः नहीं बचाती। शुरू में जरूर छोटे मोटे कर सकती हैं, बट इन द लास्ट इंस्टेंस आज अमेरिका में भी जो हो रहा है, उसको अंततः कौन बचाएगा? पब्लिक बचाएगी। तो इन द लास्ट इंस्टेंस तो रिपब्लिक को बचाने के लिए पब्लिक को आना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसी स्थिति आ गई है जहां लोगों को सड़कों पे उतरने की कॉल दी जाए? मैं नहीं समझता कि अभी देश उस स्थिति में है, उस मनस्थिति में है जहां इस तरह की चीजों पर चर्चा हो। और सच बात यह है कि ये चीजें चर्चा करके कभी हो भी नहीं सकती। ये चीजें स्वतः स्फूर्त तो होती हैं, जब होती हैं तब होती हैं, किसी दूसरे के एग्जाम्पल को कॉपी करके नहीं होती है। ना उकसाने पे लेकिन होती हैं। अभी जी ना उकसाने पे होती हैं, किसी के कहने से चीजें नहीं होती हैं। तो ये अ, देश किसी जब समय ऐसी स्थिति में पहुंचेगा, इसकी आशंका होती है, और मन में कहीं एक आस बची रहती है कि नहीं, हम शायद उस स्थिति में ना पहुंचे, हमारी वो जी स्थिति ना हो। इसकी उम्मीद और आस तो बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः लोकतंत्र में आस्था का यही मतलब है। जी, दो छोटे सवाल और हैं, दो छोटे छोटे। क्या आपको लगता है कि मेहनत करके और कुशल रणनीति बना के, अच्छी स्ट्रैटेजी बना के अमित शाह और मोदी को हराया जा सकता है, गुजरात लॉबी को हराया जा सकता है? मैं सुबह से आज पूछ रहा हूं कि अगर जिस तरह से 2 साल तक अ, प्रशांत किशोर गांव गांव घूमे, आज उसकी चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि वो मुद्दा समाप्त हो गया है। मान लीजिए तेजस्वी यादव इस तरह से 2 साल तक गांव गांव बिहार के घूम रहे होते, तो क्या आज उस तरह की स्थिति होती कि वो मुख्यमंत्री बन चुके होते? मुझे लगता है शायद वो बन जाते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, विपक्ष अब केवल वही चुनाव जीत सकता है जब विपक्ष की तरफ आंधी होगी, है ना? अगर 19-20 का खेल होगा, विपक्ष 20 जी, हो और बीजेपी 19 हो, तो 19 जीतेगा, 20 हारेगा। तो अगर 25 और 15 का खेल हो, तभी जाके विपक्ष का एक मौका बनता है। तो विपक्ष क्या ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है? इस संभावना से अभी भी हमें इंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये संभावना समाप्त हो जाती है, उस दिन लोकतंत्र के सामान्य सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मेहनत की कमी मैं है, अभी भी फोकस की मानता कमी, हूं कि ये रास्ता बंद नहीं हुआ है। मेहनत की कमी है। आपको ऐसा लगता है मेहनत और होनी चाहिए? अ, मेहनत, देखिए वही मैं आपको दोबारा उस पे ले जाता हूं कि जब पिच आपके खिलाफ है, अंपायर आपके अगेंस्ट खड़ा है, उस मैच को जीतने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको बहुत कुछ करना होगा। सामान्य मैच को ठीक जीतने है, के इससे बहुत ज्यादा कुछ करना होगा। एक्स्ट्रा तो एफर्ट्स। वो चीज संभव है, की जा सकती है। ऑपोजिशन कई चीजें कर सकता था जो नहीं की गई है। अगर वो चीज होने के बाद भी यही परिणाम आता है, तब आप एक कह सकते हैं कि देखिए, हर संभव प्रयास करके देख लिया गया। लेकिन अभी तो हम नहीं कह सकते ना कि हर संभव प्रयास करके देखा गया बिहार में। एक अंतिम अंतिम सवाल है। आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, पढ़ रहा था काफ़ी, और कुछ लोगों के फ़ोन भी आए, फिर मैंने देखा भी। एक एक अजीब-सी एक आवाज़, एक धारणा, एक ओपिनियन बन रही है कि साहब अब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, इलेक्शन का बॉयकॉट करना चाहिए अपोज़िशन को, कि इलेक्शन के कोई मायने नहीं, आप जितनी मेहनत करके लड़ो, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, बिहार हो, बाज़ी आपके हाथ से निकल जाती। तो इलेक्शन को बॉयकॉट करने का वक़्त आ गया। ये इलेक्शन को बॉयकॉट करने की बात कितनी सही है? क्या अपोज़िशन को ऐसा सोचना चाहिए या ये विकल्प नहीं है? मैंने आपको यही कहा कि ये वो क्रूर सवालों में से हैं जो ऑपोजिशन के सामने आज हैं। मेरी अपनी समझ है कि शायद अभी हम वहां नहीं पहुंचे। ये स्थिति तभी आएगी जब आप एक दो ऐसे मिसाल देख सकें जहां आप कहें कि अब सब कुछ करके देख लिया, और एक के बाद एक होना तो यही है। तब जाहिर है इन चीजों पर भी सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं अभी
वो स्थिति नहीं आई है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जनमानस इस स्थिति पे नहीं पहुंचा है ना। कुछ ऑपोजिशन के घोर समर्थक इस राय पे पहुंच चुके होंगे, लेकिन जी। कई बार ऐसी चीजें सोचने से पहले आपको ये सोचना होता है क्या जनमानस इसके लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि अभी देश का मानस इस पे तैयार हो और खुले मन से हम खुद भी इन चीजों को देखें। इसलिए जो वोट चोरी वाला कैंपेन है, लोग कह रहे हैं वोट चोरी का कैंपेन असफल हो गया। मैं समझता हूं कि उस कैंपेन ने इस देश का मानस बनाना शुरू किया है, और अगर इसी तरह का एक तरफा रुख चलता रहा और अगर बिल्कुल एक तरफा काम होते रहे तो इससे देश में बहुत लोग सोचना शुरू करेंगे। ये सोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अभी हम निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंचे। तेजस्वी 2 काम करते तो जीत भी सकते थे चुनाव। 2 काम अगर करते, कोई 2 काम तो जीत भी पहला, सकते। अपने पिताजी की एक विरासत को याद करते, यानी कि गरीब गुरबा का अलायंस बनाना बजाय कि केवल मुसलमान और यादव का। नंबर 2, पिताजी की एक विरासत से मुक्ति पाते, यानी कि ये जंगल राज अराजकता का ये जो दाग लगा है उसकी बजाय ये दिखा सकें कि नहीं, मेरी प्रशासन में, शासन में, गवर्नेंस में आस्था है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं आप सबसे ज्यादा जिम्मेवार रहूंगा। ये 2 चीज करते या आगे भी करें, तेजस्वी के पास बहुत लंबी अभी राजनीतिक कैरियर है, आगे भी करें, तो मैं समझता हूं कि जो परिणाम आज देखा वैसा परिणाम नहीं देखना पड़ेगा। योगेन जी चुनाव शास्त्री भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और भारत के आप कह सकते हैं राजनीतिक पटल को कई दशकों से देख रहे हैं। 2-3 इनकी राय हैं और मैं एक बात जरूर अंडरलाइन करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन को बॉयकॉट करने का वक्त नहीं आया, इसके लिए मानस तैयार करना पड़ेगा, मासेस से आपको पूछना पड़ेगा कि क्या जनता तैयार है कि नहीं। जेंजी के लिए उन्होंने कहा कि जेंजी को आप आह्वान नहीं कर सकते, जेंजी को खुद फील करना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियस होता है, जब उनको खुद लगे तब कोई जयप्रकाश नारायण सामने आता है। तीसरी बात इन्होंने कही कि, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेहनत की जाए, कुशल रणनीति बनाई जाए तो गुजरात लॉबी मोदी शाह को हराया भी जा सकता है, जो हमने कर्नाटक में देखा, हिमाचल में देखा, तेलंगाना में देखा, कई राज्यों में देखा। योगेन जी भाई, आपने समय निकाला और मैं किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करूं, और आप हमेशा फोन करता हूं मैं, आप आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर।